साथियों, स्वागत है आपके अपने परिवार आईएएस विद अरिहंत में। मैं अमित कुमार चर्चा करेंगे बेटा ज्योग्राफी पर। प्रीलिम्स अगर आपको निकालना है तो जुड़ जाइए सीरीज के साथ, जो बेहतरीन सीरीज चल रही है अरिहंत के द्वारा, प्रीलिम्स पॉसिबल कि कंफर्म है अगर आप अपने प्रति हैं ईमानदार। तो इस सीरीज के साथ जुड़ेंगे और साथ में इस बुक के साथ जुड़ेंगे ताकि आपका प्रीलिम्स बेहतर तरीके से अच्छे स्कोर से आपका हो क्लियर। तो प्रीलिम्स की बात कर रहा हूं मैं आपके साथ और चर्चा करूंगा ज्योग्राफी पर। और इस बुक की अगर मैं बात करूं तो इस बुक की खासियत यह है कि 1990 से लेकर 2023 तक के विगत वर्ष के जितने भी क्वेश्चन आपके चाहे आईएएस में आए हुए हैं या स्टेट में आए हुए हैं, उन सभी बिंदुओं को, सभी प्रश्नों को यहां पर बड़ी विस्तार के साथ लिया गया है। खासियत क्या है इस बुक की, आपको दिख रहा होगा कि चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज डिवीजन किया गया है हर टॉपिक का, हर प्रश्न का। और वह सभी बिंदु लिए गए हैं जो आपके लिए हैं इंपॉर्टेंट एग्जाम के व्यू से। और दूसरी बात, जो विगत वर्ष में आए हुए हैं उनको लेते हुए एक बेहतरीन बात यह रखी गई है कि इसमें एक नॉलेज प्लस के नाम से एक अलग से बॉक्स दिया गया है कि जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं और क्वेश्चन की जो खासियत है, जिनको आपको बहुत ज्यादा आवश्यकता रहती है कि ये बिंदु हमें अगर कहीं मिल जाते तो हमारा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता, उसको ध्यान में रखते हुए अलग से नॉलेज प्लस दिया गया है। 100% एरर है, कोई भी इसमें एरर नहीं है, पूरी सावधानी बरती गई है। बेहतरीन बात यह है कि इसमें 4500 प्लस क्वेश्चन आपके इसमें है शामिल, जो विगत वर्ष के हैं। तो जुड़ जाइए श्रृंखला के साथ और इस बुक के साथ अपनी करिए तैयारी। प्रीलिम्स पॉसिबल आईएएस एवं राज्य पीसीएस 250 प्लस प्रश्न इसके अंदर आपको मिलेंगे, जो आपको निकालेंगे। ज्योग्राफी के जो प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे ये प्रश्न आपको यहां से मिलेंगे। जो भी मैं कुछ आपको पढ़ाने जा रहा हूं वो सब इस बुक के अंदर दिया हुआ है। तो इस बुक को आप अपने नजदीक के बुक स्टोर से या ऑनलाइन भी आप घर मंगा सकते हैं। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा, क्या सर सिर्फ ज्योग्राफी की ही बुक है? नहीं बेटा, आप देखिए अरिहंत की तरफ से जो सीरीज चलाई गई है उसमें आप देखिए भारतीय इतिहास भी आपको मिल जाएगा, भूगोल, भारत एवं विश्व की भूगोल जिसकी मैं आपके साथ कर रहा हूं चर्चा, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था और सामान्य विज्ञान की ये सभी बुक आपको नजदीक के बुक स्टोर से या आप ऑनलाइन भी अपने घर ऑर्डर कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं श्रृंखला की शुरुआत। जहां हमने अपनी क्लास को रोका था उसके आगे क्लास की करते हैं शुरुआत। तो चलिए, ये रहा आज का आपका पहला प्रश्न। भूकंप तथा ज्वालामुखी आपका चल रहा है और इसमें जो प्रश्न हमारे रह गए थे, आइए उन पर करते हैं विस्तार से चर्चा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे और ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है आईएएस प्री 2006 का है ये प्रश्न। देखते हैं भाई सबसे पहले कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन का देगा आंसर कि रिएक्टर स्केल लघु गणकीय मापक्रम मापक्रम तथा इसके फलस्वरूप परिमाणक मात्रक में वृद्धि आयाम के लिए 10 के गुणक को निरूपित करता है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा दिया है कि रिएक्टर स्केल में प्रत्येक पूर्णांक पठन पर ऊर्जा पर्वतीय गुणांक पठन की ऊर्जा 100 गुना अधिक होती है। तो जल्दी से बताएंगे बेटा कि इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर क्या होगा। देखिए, दूसरी बात को जरा पहले समझते हैं कि रिएक्टर स्केल पर प्रत्येक गुणांक पाठन ऊर्जा की जो गुना होता है वो आपका 100 गुना नहीं होता है, क्योंकि सर इसकी चर्चा तो आपने कल करी थी। कल की क्लास में आपने बताया था कि ये 100 गुना नहीं होता, ये कितना होता है ये आपका 32 गुना। तो इसका मतलब ये तो हो गया गलत। तो ये तो कंफर्म है कि सी तो होगा नहीं, ना तो फर्स्ट होगा और ना आपका होगा सेकंड। और बात आती है कि मापक आयाम की बात करें कि 10 गुणा के रूप में नियुक्त किया जाता है। ये बात बिल्कुल क्लियर है भाई। रिएक्टर स्केल पर जहां भी भूकंप आएगा, एक रिएक्टर स्केल से दूसरे रिएक्टर स्केल पर अगर हम जाएंगे तो वहां पर जो आपके वृद्धि आयाम के लिए जो गुणक होता है वो पहले से 10 गुना ज्यादा ताकतवर होता है। तो ये बात बिल्कुल क्लियर होती है कि पहला आंसर इसका बिल्कुल सही है और दूसरा आंसर इसका क्या है, गलत। तो यहां पर आपका सही आंसर हुआ ए। आइए विस्तार से समझते हैं। दिए गए कथनों में ए स्टेटमेंट सही है
और यहां पर अगर देखें तो रिएक्टर स्केल लघु गणकीय प्रणाली पर आधारित होता है तथा इसके परिमाण मात्रक में वृद्धि आयाम के लिए 10 के गुणक को निरूपित करती है। क्योंकि देखो बेटा, इसकी चर्चा पिछली क्लास में बड़ी विस्तार से आपके साथ की है। भूकंपीय तीव्रता को मापने हेतु रिएक्टर या मर्केली स्केल का उपयोग किया जाता है। सेकंड स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये तो क्लियर है कि आयाम में 10 गुना की वृद्धि होती है, जबकि अगर हम बात करें कि आपके पठन ऊर्जा का उत्सर्जन जो होता है वो कितना होता है, 32 गुना अधिक होता है, जबकि प्रश्न में जो दिया गया है 100 गुना अधिक दिया गया है, जो आपका है गलत। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भूकंपीय छाया क्षेत्र, जो भूकंपीय छाया क्षेत्र है से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनेंगे। छत्तीसगढ़ पीसीएस 2020 का यह प्रश्न आपसे यहां पूछा जा रहा है। प्रश्न ये पूछा जा रहा है और उसमें कथन दिया है पहला कि एक भूकंप का छाया क्षेत्र दूसरे भूकंपीय छाया क्षेत्र से सर्वथा भिन्न होता है, पहली बात। दूसरी बात, भूकंप लेखी भूकंप अधिकेंद्र से 105 डिग्री से के बाहर किसी भी दूसरी दूरी पर प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों तरंगें अभिलेखन करते हैं। तो जल्दी से बताएंगे बेटा कि इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर क्या होगा। कथन ए और कथन दो दोनों ही सही हैं। कथन एक सही है किंतु कथन दो गलत है। कथन एक गलत है किंतु कथन दो सही है, या आपके हिसाब से कथन एक तथा कथन दो दोनों ही गलत है। तो यहां पर बात को समझेंगे बेटा। देखिए, भूकंप का छाया क्षेत्र दूसरे भूकंपी छाया क्षेत्र से सर्वथा भिन्न होता है, ये बात क्लियर होती है कि भूकंप का जो क्षेत्र होता है रिएक्टर स्केल पर उसको मापा जाता है और उसके द्वारा प्राइमरी सेकेंडरी जो तरंगों का नुकसान पहुंचाती है वो सबसे ज्यादा नुकसान जो पहुंचाती है सरफेस तरंगें पहुंचाती हैं, धरातलीय तरंगें पहुंचाती हैं। अब यहां पर अगर हम देखें तो ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि भूकंप अगर मान लीजिए सेंटर अगर हिमालय में रहा तो नुकसान हलचल मान लीजिए दिल्ली एनसीआर तक भी होता है। तो जितना नुकसान हिमालय के आसपास के क्षेत्रों को होगा उतना शायद एनसीआर को ना हो। वो डिपेंड करता है भूकंप की तीव्रता पर कि तीव्रता कहां पर आती है। तो सभी जगह भूकंप समान रूप से नहीं आता, कहीं पर ज्यादा कहीं पर हल्का रहता है, वो डिपेंड करता है सेंटर के अकॉर्डिंग। जबकि भूकंपीय लेख भूकंप केंद्र 105 डिग्री के बाहर किसी भी दूरी पर प्राइमरी सेकेंडरी दोनों तरंगों को अभिलेखित करती है। ये 105 डिग्री नहीं होता, 105 और 145 के बीच के जो क्षेत्र होते हैं ये उस पर निर्भर करता है। प्रॉपर 105 नहीं होगा, 105 से लेकर 145 डिग्री जो होगा इनके बीच के जो दोनों क्षेत्र होंगे उनके छाया क्षेत्र से ये बनता है और उस पर ये करता है डिपेंड। तो फिलहाल यहां पर देखेंगे तो ये स्टेटमेंट हो गया गलत, और अगर हम यहां बात करें तो बी आंसर आपका बिल्कुल सही होगा कि कथन ए सही है किंतु कथन बी क्या है, सेकंड आपका है गलत। चलिए समझते हैं बात को। तो ये बात क्लियर होगी कि बेटा पहला सही है किंतु दूसरा स्टेटमेंट क्या है, वो है आपका गलत। अगर ये गलत है तो इसको समझते हैं। जहां कोई भी भूकंपीय तरंगें अभिलेखित नहीं होती ऐसे क्षेत्र को भूकंपीय छाया क्षेत्र कहा जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि भूकंप अधिकेंद्र से 105 डिग्री से 145 के बीच का क्षेत्र दोनों प्रकार की तरंगों के लिए छाया क्षेत्र बनाता है। दोनों प्रकार का मतलब है प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ही तरंगों के लिए ये निर्भर करता है। एक भूकंप का छाया क्षेत्र दूसरे भूकंप छाया क्षेत्र से क्या होता है, भिन्न होता है। ये डिपेंड करता है क्योंकि प्राइमरी तरंगों की अगर हम बात करें तो वो तीनों अवस्थाओं में चल सकती हैं, तो इसलिए प्राइमरी तरंगों की जो आवेग होता है, स्पीड होता है, वो ज्यादा होती है सेकेंडरियों के मुकाबले। दूसरी बात अगर हम करें, इसके अतिरिक्त 105 डिग्री से आगे के क्षेत्र में एस तरंगे नहीं पहुंचती, तो इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर छाया क्षेत्र जो होगा प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों का क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। वो डिपेंड करेगा डिस्टेंस के अनुसार और एंगल के अनुसार। भूकंप केंद्र से 120 डिग्री की दूरी पर एस लहरें विलुप्त हो जाती हैं तथा प्राइमरी लहरें दुर्लभ हो जाती हैं। एस तरंगों का छाया क्षेत्र सॉरी बेटा बी तरंगों के छाया क्षेत्र से अधिक विस्तृत होता है। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि दोनों में छाया क्षेत्र के अंतर को डिपेंड करेंगे, वो डिपेंड करता है 120 डिग्री के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर कहा गया इसके अतिरिक्त एक भूकंप लेखी भूकंप अधिकेंद्र से 105 डिग्री के बाहर किसी भी दूरी पर एस तरंगों का
अभिलेख नहीं कर सकते। तो ये बात क्लियर है कि 120 डिग्री के बाद प्राइमरी सेकेंडरी तरंगे जो हो जाती हैं वो लुप्त हो जाती हैं। तो ये कंफर्म है कि अगर लुप्त हो जाएंगी तो उसके आगे प्राइमरी तरंगे जो होंगी वो नगण्य के तौर पर वो तो पाई जाएंगी, लेकिन सेकेंडरी तरंगे वहां पर ना के बराबर रहती हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है जो आईएएस प्री 2001 का प्रश्न आपसे यहां बन रहा है। प्रश्न कह रहा है भूकंप के बारे में निम्नलिखित कथनों पर कीजिए विचार कि भूकंप की तीव्रता को मर्केली स्केल पर मापा जाता है, भूकंप का मैग्नीट्यूड विमुक्त ऊर्जा की मापक है, या भूकंप के मैग्नीट्यूड भूकंपीय तरंगों के आयाम के सीधे मापनों पर आधारित है, या रिएक्टर स्केल में प्रत्येक पूर्णांक विमुक्त ऊर्जा के परिमाण में 100 गुनी वृद्धि को निर्देशित करता है। तो जल्दी से बताएंगे कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन सा बच्चा देगा कि सर पहला दूसरा तीसरा होगा, दूसरा तीसरा चौथा होगा, पहला या चौथा, या पहला और तीसरा होगा। तो यहां पर बात को मैं आपसे साथ कर चुका हूं चर्चा, तो जल्दी से बताएंगे कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। जी बिल्कुल, अब बात को जरा समझे। देखिए रिएक्टर स्केल पर प्रत्येक पूर्णांक विमुक्त ऊर्जा का परिमाण जो है वो बेटा 100 गुणों की वृद्धि नहीं करता, 100 की वृद्धि नहीं करता, वो वृद्धि कितने की करता है, 32 गुना की वृद्धि होती है, ये डिपेंड करेगा। तो ये यहां पर पहली बात तो चौथा तो हो गया गलत। अगर हो गया चौथा गलत तो ये बात भी क्लियर है कि आंसर ना तो ये होगा अब और ना आंसर बी होगा, ना तो बी होगा और ना सी होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि चौथा हो गया आपका गलत। अब आते हैं तीसरे पर। भूकंप के मैग्नीट्यूड भूकंपीय तरंगों के आयाम के सीधे मापनों पर आधारित होती है। बिल्कुल होती है, क्योंकि इसकी चर्चा कल शुरुआती दौर में हमने कल की क्लास में की थी। तो जिन बच्चों ने कल की क्लास नहीं देखी है उस क्लास को जरूर देखेंगे ताकि कॉन्सेप्ट और बेहतर तरीके से हो आपका क्लियर। भाई भूकंप का मैग्नीट्यूड विमुक्त ऊर्जा की मापक होता है, विमुक्त ऊर्जा के मापक होता है, बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि यहां पर ये 100 गुनी नहीं होती, ये कितनी होती है, 32 गुना होती है। जबकि भूकंप की तीव्रता को मर्केली स्केल पर मापा जाता है, ये बात भी क्लियर है, रिएक्टर स्केल पर या मर्केली स्केल पर इसको मापा जाता है। तो यहां पर सही आंसर होगा पहला दूसरा तीसरा, इसका मतलब ए आंसर है इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए इसको अब आप विस्तार से समझेंगे। इस बुक की यही तो खासियत है कि हर बिंदु को आपके लिए बड़े बेहतर तरीके से डिजाइन किया गया है ताकि बच्चे के माइंड में बैठ जाए हर बिंदु, हर क्वेश्चन का आंसर। देखिए आंसर क्लियर हो गया कि आंसर आपका ए है कि भूकंप के बारे में पहला दूसरा और तीसरा जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट है आपका बिल्कुल सही। भाई साधारण शब्दों में भूकंप का अर्थ है पृथ्वी में कंपन से होता है। यह एक प्राकृतिक घटना है जिसमें पृथ्वी के अंदर से ऊर्जा के निकलने के कारण तरंगें उत्पन्न होती हैं जो सभी दिशाओं में फैलकर पृथ्वी को क्या करती हैं, कंपित करती हैं, मतलब पृथ्वी में हलचल उत्पन्न करती हैं। भूकंप से उत्पन्न तरंगों को भूकंपीय तरंगे कहा जाता है। चर्चा मैं आपके साथ वैसे कर चुका हूं। भूकंप की तीव्रता को मर्केली स्केल पर मापा जाता है। भूकंप का मैग्नीट्यूड विमुक्त ऊर्जा का मापक होता है और भूकंप के मैग्नीट्यूड भूकंपीय तरंगों के आयाम के सीधे मापनों पर होता है आधारित। अब यहां पर बात को करेंगे कि विमुक्त ऊर्जा जो होती है वह 10 गुना की वृद्धि के साथ होती है कि एक रिएक्टर पैमाने से दूसरे रिएक्टर पैमाने तक जाएंगे तो उसमें जो एनर्जी मुक्त होती है वो 10 गुना के तौर पर होती है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित भाषाओं में सुनामी शब्द किस भाषा से संबंधित है? उत्तराखंड पीसीएस प्री 2005 का है प्रश्न। इसका तो आंसर हर बच्चा दे सकता है, तो जल्दी से बताएंगे कि सुनामी शब्द कहां से आया है। अरबी का शब्द है, जापानी का शब्द है, हिब्रू का शब्द है या लैटिन भाषा का है यह शब्द। तो जल्दी से बताएंगे कि इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर क्या बनता है। जी बेटा, तो देखिए सुनामी शब्द की हम बात करें तो सुनामी, तो इसको सही से देखेंगे तो शु ना मी ये रियल में शब्द है। सुनामी रियल में शब्द जो बना ये रियल में ये वाला शब्द है। और इस शब्द की अगर हम बात करें तो ये शब्द जो है आपका है ये है आपका जापानी शब्द। ये शब्द कहां का है बेटा? ये शब्द है जापानी शब्द। जापानी शब्द का मतलब क्या है? वे तट पर आती विशालकाय समुद्री धाराओं या लहरों को बोला जाता है
सुनामी जो शब्द कहां का है, नमस्ते बेटा नमस्ते, ये शब्द कहां का है, जापानी शब्द है। तो बिल्कुल क्लियर कि शब्द भैया कहां का है, ये जापानी शब्द। समझ लो बेटा भाई जापानी शब्द है ये, तो क्लियर हो गया। सुनामी जापानी भाषा का एक शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है तट पर आती विशालकाय समुद्री लहरें। इनका ज्वारीय तरंगों से कोई संबंध नहीं है। अब देखो यही बात को जरा समझने की कोशिश करेंगे। देखो बेटा सुनामी जो होता है, सुनामी में समुद्र की जो लहरें होती हैं, समुद्र की जो लहरें होती हैं, उन लहरों की अगर हम करेंगे बात, तो लहरों की ऊंचाई की अगर करें बात कि ऊंचाई कितनी जाएंगी, तो निश्चित नहीं किया जा सकता कितनी जाएंगी। लेकिन अगर ज्वार भाटा की बात करते हैं, ज्वार भाटा की अगर हम बात करेंगे, तो ज्वार में समुद्र की लहर है। अगर पूरे विश्व में अगर हम बात करेंगे, तो बात करेंगे फंड की खाड़ी की, क्योंकि फंड की खाड़ी में ही विश्व की सबसे ऊंची ज्वार आती है जो 15 से 18 मीटर की ऊंचाई पर होती है। तो पूरे विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार जो आता है वो 15 से 18 मीटर की ऊंचाई पर आता है, जो कहां पर आता है, आपका फंड की खाड़ी में। अब बात आपके मन में आएगी सर ये फंड की खाड़ी कहां है, तो फंड की खाड़ी है ये आपका नॉर्थ अमेरिका में, यूएसए में ये आपकी फंड की खाड़ी है। जबकि भारत में अगर हम बात करेंगे, तो भारत में गुजरात में एक जगह है ओखा, ओखा में जो है यहां पर आती है आपकी सबसे ऊंची ज्वार, जिसकी जो हाइट होती है वो लगभग होती है आपकी 2.5 मीटर। तो 2.5 या 8 मीटर जो जोखा जगह है आपका गुजरात में, यहां पर आती है ज्वार जो सबसे ऊंची होती है भारत में। तो यहां पर बात क्लियर हो गई। दूसरा, समुद्री नितल पर विवर्तनीय हलचलों के कारण आने वाली तीव्र भूकंप के परिणाम स्वरूप जिन विनाशकारी समुद्री लहरों की उत्पत्ति होती है उन्हें सुनामी कहा जाता है। सुनामी का एक कॉन्सेप्ट और समझेंगे बेटा। सुनामी की अगर हम करें बात, तो सुनामी दो तरीके से पहचानी जा सकती। एक साधारण व्यक्ति जिसके नॉलेज ना हो बिल्कुल कि भाई सुनामी समुद्र में आया है या नहीं आया, तो कोई व्यक्ति अगर बीच समुद्र में है और बीच समुद्र में अगर समुद्र की लहरों की करें बात, तो बीच समुद्र में समुद्र की लहरें बिल्कुल शांत रहती है। लेकिन अगर सुनामी आता है, तो बीच समुद्र में समुद्र की लहरों की ऊंचाई की अगर हम बात करेंगे, तो वे 1 मीटर ऊंचाई तक उठेंगी। तो अगर बीच समुद्र में समुद्र की लहरें कितनी उठ जाएं, 1 मीटर तक अगर उठ रही हैं, तो वो संकेत होता है कि उस क्षेत्र पर सुनामी आया हुआ है। तो इसका सही और सटीक आंसर होगा आपका सुनामी का, ठीक है ना। इन लहरों की गति अपने उत्पत्ति स्थान पर अधिक होती है, परंतु ऊंचाई काफी कम होती है। किंतु जैसे जैसे तटीय क्षेत्रों में जाते हैं, इनकी ऊंचाई क्या होती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। तो इसका सही आंसर हुआ ये। आइए अगले प्रश्न पर। 2004 के हिंद महासागरीय भूकंप तथा उससे परिमाणित सुनामी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट है जो सही नहीं है। तो कौन सा स्टेटमेंट है जो आपको लगता है सही नहीं है, तो जल्दी से बताएंगे कि ये वाला स्टेटमेंट, इसके अनुसार ये स्टेटमेंट सही नहीं है। तो कौन सा स्टेटमेंट है, जल्दी से बताएं कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं बैठता। सुंडा खाई में भारतीय प्लेट के बर्मे प्लेट से अघन गमन वाले क्षेत्र से लगभग 1200 किलोमीटर भ्रंश रेखा पर 15 मीटर तक खिसकाव होने के कारण इस भूकंप की उत्पत्ति हुई। दूसरा, परिणामीय सुनामी ने इंडोनेशिया के तट पर से अफ्रीका के पूर्वी तक अधिक केंद्र से लगभग 8500 किलोमीटर दूरी तक तटों को घोर विध्वंस किया। वर्तमान अनुमान के अनुसार अगर हम बात करें, तो भूकंप जनित सुनामी ने समुद्र से में डूब गई अनगिनत लाशों के अतिरिक्त 50 लाख से अधिक लोगों को मौत के घाट उतारा। या लास्ट ऑप्शन आपके लिए दिया गया है, वो ऑप्शन ये है कि बांग्लादेश में बहुत कम लोग हताहत हुए, क्योंकि भूकंप प्रभावित भ्रंश रेखा की दिक् स्थिति लगभग उत्तर दक्षिण होने से सुनामी लहरों की प्रबलतम शक्ति पूर्व पश्चिम दिशा में थी। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसका सही आंसर, बिल्कुल दीप सिंह का आंसर आया, बहुत बढ़िया बेटा, बिल्कुल सही आंसर होगा सी इसका बिल्कुल सही और सटीक आंसर है। बहुत बढ़िया, सभी लोग बेटा अपने क्वेश्चन का आंसर देते चलेंगे। ठीक, चलिए आगे आते हैं अगले टॉपिक पर। अब हमारा टॉपिक है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत।
ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको बड़ा विस्तार से समझेंगे क्योंकि इसका ज्योग्राफी में बहुत बड़ा है महत्व, और वो महत्व क्या है वो अभी पता चल जाएगा जैसे जैसे चलेगी क्लास, विस्तार से चीजों को समझेंगे। और जब मैं क्वेश्चन आंसर कराऊं आपको तो आपके आंसर आने चाहिए बिल्कुल सही और सटीक। ठीक, चलिए अब जरा महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का पहले हम समझते हैं परिचय। परिचय की अगर हम बात करें तो महाद्वीप और महासागर पृथ्वी के प्रथम श्रेणी के उच्चावच सिद्धांत का प्रतिपादन अगर करें तो 1908 में F.V. टेलर के द्वारा किया गया। क्रिटेशियस युग में विश्व के दो खंड लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड ये बने। अब इसको थोड़ा समझते हैं, इसको थोड़ा समझने जी। तो यहां पर जरा बात को समझेंगे बेटा। देखिए यहां बात को अगर हम समझें तो ये देखिए, अगर ज्योग्राफी को देखें, ये मान लेते हैं आपकी पृथ्वी है। ये पृथ्वी जो थी, पृथ्वी की जब हुई उत्पत्ति, तो पृथ्वी की अगर हम बात करें तो प्रारंभिक दौर में जो चट्टान थी वो सभी चट्टानें एक जगह इकट्ठी थी। वो सभी चट्टानें क्या थी, एक ही जगह इकट्ठी थी। लेकिन कुछ समय के बाद भूवैज्ञानिकों ने क्या कहा कि उत्तरी भाग जो था, जो उत्तरी भाग था उसको नॉर्थ बोल दिया और इसे साउथ बोल दिया। अब नॉर्थ और साउथ इसे क्यों बोला इसे समझेंगे। भाई नॉर्थ साउथ की अगर हम करें बात तो पृथ्वी के बीचों बीच एक दरार आती है। इस दरार के आधार पर पृथ्वी को दो भागों में बांटा, नॉर्थ और साउथ वाले भाग में। जिस भाग को बांटा इसके मिडिल भाग में बात करें तो बीच भाग में भर गया पानी, जिसको बोला गया भविष्य में टैथिस सागर। क्या बोला गया, टैथिस सागर। अब यहां बात को समझेंगे, जितने भी जलमंडल है उस जलमंडल की अगर हम बात करेंगे तो जलमंडल को एक नाम दिया गया टैथिस सागर, और जो उत्तरी भाग था उसको एक नाम दिया गया जिसको कहा जाता है अंगारा लैंड। क्या कहा जाता है बेटा, अंगारा लैंड। और जबकि दक्षिणी भाग की अगर हम बात करेंगे तो दक्षिणी वाले भाग को कहा गया गोंडवाना लैंड। दक्षिण वाले भाग को क्या कहा गया, गोंडवाना लैंड। अब यहां समझेंगे बात को, जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड की अगर हम कर रहे हैं बात, तो ये है क्या, पृथ्वी पर जितने भी महाद्वीप हैं, जितने भी महाद्वीप हैं या प्लेटों की अगर हम बात करें, उनको अगर हम किसी एक जगह रखेंगे, जिनको 7 प्लेटों के नाम से जाना जाता है, उनको एक नाम दिया गया पेंजिया। क्या नाम दिया गया, पेंजिया नाम दिया गया। जबकि जितने भी टैथिस सागर के द्वारा, या हम कहें विश्व में जितने भी महासागर हैं, कितने महासागर हैं, 5 महासागर, उन 5 महासागरों को अगर हम एक जगह रखेंगे तो उसको एक नाम रखा गया पैथालासा। उसका क्या नाम रखा गया, पैथालासा। अब बात आती है कि जो आपका अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड है, इस आधार पर अगर पृथ्वी के 7 महाद्वीपों को बांटा जाए तो अंगारा लैंड में कौन आएगा और गोंडवाना लैंड में कौन आएगा। अब क्वेश्चन यहां से बनता है, तो यहां पर अगर देखें तो अंगारा लैंड की अगर हम करते हैं बात, तो अंगारा लैंड को अगर देखें तो अंगारा लैंड में आता है आपका उत्तरी अमेरिका। कौन सा आता है बेटा, उत्तरी अमेरिका इसके अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत यूरोप आता है, और इसके अंतर्गत अगर हम बात करें एशिया आता है। तो ये आपके 3 महाद्वीप जो हैं ये अंगारा लैंड के अंतर्गत आते हैं। बाकी जो बचे आपके 4 महाद्वीप, और 4 महाद्वीप की अगर हम बात करेंगे तो एक है आपका दक्षिणी अमेरिका। कौन सा है बेटा, दक्षिणी अमेरिका। दूसरे की अगर हम बात करेंगे तो वो है आपका अफ्रीका। कौन सा, अफ्रीका। तीसरे की बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के बाद अगर जो चौथा है वह आता है आपका अंटार्कटिका। तो ये जो महाद्वीप हैं ये आपके गोंडवाना लैंड के हिस्से के अंतर्गत आते हैं। तो यही सभी चीजों की चर्चा आज की क्लास में आपके साथ करने जा रहे हैं। तो जरा समझिए भाई, वैगनर का सिद्धांत अगर समझें तो जो वैगनर का सिद्धांत है, ये सिद्धांत क्या समझाता है, ये सिद्धांत कहता है कि अल्फ्रेड वैगनर के द्वारा वर्ष 1912 में यह सिद्धांत प्रस्तुत किया गया, जिसको कार्बोनिफेरस युग में पृथ्वी के सभी स्थल मंडल को क्या बोला गया, पेंजिया के रूप में विद्यमान किया गया। तो पेंजिया क्या है, अब समझ में आ गया। पेंजिया क्या है कि जितने भी महाद्वीप हैं या पृथ्वी पर हम ये कहें कि जो 7 प्लेटें हैं उनको सम्मिलित रूप से क्या बोला जाता है, पेंजिया कहा जाता है। और ये कब किस समय की बात है, कार्बोनिफेरस युग के समय की बात है। भाई पेंजिया के
चारों ओर पैथालासा महासागर के रूप में विस्तृत है। मतलब पृथ्वी पर जो 7 महाद्वीप हैं, इन 7 महाद्वीप के चारों तरफ जो सागर पाए जाते हैं, जिनको 5 महाद्वीपों में डिवाइड किया जाता है, 5 महासागर के तौर पर जिनको जाना जाता है, जिनकी चर्चा महासागर वाले चैप्टर में हम विस्तार से करेंगे, उनको अगर देखा जाए तो उनको एक नाम दिया जाता है, उनको कहा जाता है पैथालासा। क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है कि पृथ्वी पर महासागरों की उत्पत्ति किससे हुई? तो ऑप्शन होगा तैतीस सागर, तो तैतीस सागर पर टिक लगाएंगे। लेकिन अगर ऑप्शन तैतीस सागर ना हो तो आंसर होगा पैथालासा, तो पैथालासा पर टिक लगाएंगे। इसी तरह अगर महाद्वीपों की पूछा जाए कि महाद्वीपों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, तो आंसर होगा आपका पेंजिया होगा इसका बिल्कुल सही और सटीक आंसर। आगे बात को समझते हैं। भाई पेंजिया का विभाजन अगर हम किया जाए तो पेंजिया का विभाजन करेंगे तो विभाजन के आधार पर इसको 2 भागों में बांटा जाएगा। एक हिस्सा कहलाएगा अंगारा लैंड, एक हिस्सा क्या कहलाएगा? अंगारा लैंड, और दूसरा हिस्सा जो कहलाएगा वो आपका कहलाएगा गोंडवाना लैंड। तो गोंडवाना लैंड की अगर हम बात करते हैं या अंगारा लैंड की करेंगे बात, तो जो अंगारा लैंड है, ये अंगारा लैंड पृथ्वी का उत्तरी हिस्सा है। ये पृथ्वी का क्या है? उत्तरी भाग है, और ये वाला भाग जो है ये आपके दक्षिणी भाग के दायरे में आएगा। तो यहां पर जैसे भाई कार्बोनिफेरस युग में ट्रियासिक युग तक पेजनिया का विभाजन एवं उत्तर दक्षिण दिशा में प्रभावित किया गया, मतलब इस नाम के आधार पर इनको संबोधित किया गया। लेकिन जैसे ही उत्तरी भाग को अंगारा लैंड तथा दक्षिण भाग को गोंडवाना लैंड तथा बीच में उपस्थित महासागर को तैतीस सागर के रूप में संबोधित किया गया। भाई पृथ्वी के जो बीचों बीच सागर है, ये बीचों बीच जो सागर था, मैंने कहा कि पृथ्वी को ये 2 भागों में विभक्त किया गया था। तो पृथ्वी को जब 2 भागों में विभक्त किया गया तो बीच वाला जो भाग है इसको प्रारंभिक तौर पे क्या बोला जाता था? प्रारंभिक तौर पर इसको तैतीस सागर के नाम से संबोधित किया जाता था। भाई महाद्वीपों की अगर स्थिति की बात करें तो उत्तरी अमेरिका, एशिया, यूरोप, ग्रीनलैंड या प्राचीन लॉरेशिया लैंड जो है ये इसके अंतर्गत आते हैं। जबकि दक्षिण अमेरिका की बात करें, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, अरब प्रायद्वीप, प्राचीन भारत, भारतीय प्रायद्वीप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका महाद्वीप गोंडवाना लैंड के अंतर्गत आते हैं। यहाँ भारत को समझने की थोड़ी हमें जरूरत है। अगर भारत को अगर आपसे कोई पूछे कि भारत किसके अंतर्गत आता है, तो भारत मूलतः जो आएगा वो आपका गोंडवाना लैंड के अंतर्गत आता है। इसको जरा समझेंगे, यहाँ बात को ऐसे समझने की जरूरत है। भाई पृथ्वी की अगर हम बात करते हैं और पृथ्वी पर चर्चा अगर हम भारत की करते हैं तो भारत को थोड़ा ऐसे समझेंगे कि विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा रेंज जो है, इसके बाद की बात करें तो निचला हिस्सा जो है वो आपका प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप किसे कहा जाता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बिंदु है, चर्चा विभिन्न आने वाली क्लासों में करने जा रहा हूं, विस्तार से चीजों को समझेंगे। तो दक्षिण का भारत का जो दक्षिणी भाग है ये तो आपका गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। लेकिन अगर उत्तरी भाग की बात करेंगे तो ये अंगारा लैंड के हिस्से के अंतर्गत आता है। लेकिन जब बात संपूर्ण भारत की जाती है तो संपूर्ण भारत की अगर हम बात करेंगे तो संपूर्ण भारत को गोंडवाना लैंड के अंतर्गत रखा जाता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान से समझेंगे और आते हैं अगले बिंदु पर, आगे बात को समझते हैं। यहां तक हो किसी को कोई डाउट तो पूछ सकता है। जी बेटा। देखिए अब जरा परिचय को जरा समझें। भाई परिचय की अगर हम बात करते हैं तो स्थलीय दृढ़ या प्लेटों की बात, जिनकी चर्चा हमने प्लेट वाले सिद्धांत या पृथ्वी की आंतरिक संरचना के आधार पर की थी। तो यहां पर अगर देखें तो स्थलीय या दृढ़ भूभाग को क्या बोला जाता है? प्लेट बोला जाता है। प्लेट के स्वभाव एवं प्रभाव से संबंधित अध्ययन को क्या कहा जाता है? प्लेट विवर्तनिकी कहा जाता है। मतलब प्लेटों में जो परिवर्तन होता है, उनके स्वरूप में जो परिवर्तन होता है, जो भौगोलिक स्थिति होती है, भूभाग में जो परिवर्तन होता है, उसको इसके अंतर्गत रखा जाता है। वर्ष 1962 में हैरी हैस के द्वारा प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किया और डब्ल्यू.जे. मॉर्गन के द्वारा वैज्ञानिक तौर पर इनकी व्याख्या की गई। भाई हैरी हैस ने जो सिद्धांत दिया प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, ये वही सिद्धांत है जो आपको ये बताता है कि भारत में हिमालय की स्थिति कैसे हुई। भाई हिमालय की अगर हम बात करेंगे तो जब बात इसकी की जा रही है तो जहां पर आज है हिमालय, वहां पहले क्या था? वहां पहले था तैतीस सागर। तो ये भी याद रखेंगे कि पृथ्वी पर
हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो हैरी हेस के द्वारा किया गया। अब यहां पर अगर प्लेटों की बात करें तो इन प्लेटों के आधार पर इनको दो भागों में बांटा जाएगा, बड़ी प्लेट या छोटी प्लेटों के आधार पर। तो बात अगर बड़ी प्लेटों की करेंगे तो बड़ी प्लेटों में सबसे पहले आएगा अंटार्कटिक प्लेट, दूसरा आएगा उत्तरी अमेरिका, फिर आएगा दक्षिणी अमेरिका, प्रशांत महासागरीय प्लेट। ये सबसे बड़ा सागरीय प्लेट है। ये सबसे बड़ा सागरीय प्लेट क्यों है, इसको भी समझने की जरूरत है। भाई अगर पूरे विश्व की अगर हम करते हैं बात बेटा, तो विश्व की अगर हम बात करेंगे तो आप इधर पैसिफिक ओशियन प्राप्त करेंगे और इधर भी पैसिफिक ओशियन प्राप्त करेंगे। मतलब 5 महासागरों में सबसे बड़े सागर के तौर पर इसको जाना जाता है और इसको रिंग ऑफ फायर के नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रखेंगे। दूसरा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पृथ्वी पर जितनी भी प्राकृतिक होती हैं आपदाएं, वो सभी प्राकृतिक आपदाओं में 63% प्राकृतिक आपदाएं इसी के अंतर्गत आती हैं। इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट इसके अंतर्गत आती है, अफ्रीकिया प्लेट इसके अंतर्गत आती है और यूरेशिया प्लेट है, जिनको सबसे बड़े प्लेटों के दायरे में इनको रखा जाता है। दूसरी बात को अगर हम देखें तो भूकंप की अगर हम बात करें, जिनकी चर्चा हमने विस्तार से कल की थी, क्योंकि जब बात की जा रही है प्लेटों की, जब चर्चा की जा रही है विवर्तनिक के सिद्धांत की, तो ये कंफर्म है कि इसकी चर्चा यहाँ होनी आवश्यक है। भूकंप एक विश्व वितरण 3 प्रमुख क्षेत्र होते हैं। एक होता परिप्रशांत पेटी, जिसको रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है। अभी मैंने बताया कि रिंग ऑफ फायर के नाम से अगर की जाएगी चर्चा, की जाएगी बात, तो बात की जाएगी प्रशांत महासागर की। किसकी बात की जाएगी? प्रशांत महासागर की बात की जाएगी, क्योंकि प्रशांत महासागर जो है यहीं पर 63% भूकंपीय घटनाएं आती हैं, या हम ये कह सकते हैं जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं हैं, वो सभी प्राकृतिक आपदाओं में सबसे ज्यादा प्राकृतिक आपदा आपके कहां पर आती हैं? प्रशांत महासागर में आती हैं। दूसरा, मध्य महाद्वीपीय पेटी की बात करें, यहाँ विश्व में 21% भूकंप के आने की संभावना होती है। भारत का भूकंपीय क्षेत्र मध्य महाद्वीपीय पेटी के अंतर्गत आता है। अब भारत का वो कौन सा क्षेत्र है जो इसके अंतर्गत आता है? तो उस क्षेत्र की अगर हम बात करेंगे तो भारत का जो क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है वो क्षेत्र है आपका हिमालय का क्षेत्र। और हिमालय की अगर हम बात करेंगे तो हिमालय का जो क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है वो ये वाला क्षेत्र है जो इसके अंतर्गत आता है। ये पूरा भाग इसके अंतर्गत आता है, जहां पर 21% प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। तो यहां पर पूछा जाए कि पृथ्वी पर सेकंड नंबर पर सबसे ज्यादा प्राकृतिक आपदाएं कहां आती हैं, तो वो आपका है ये वाला क्षेत्र। तीसरा है मध्य अटलांटिक पेटी। तो अटलांटिक पेटी की बात की जा रही है तो अटलांटिक वाला भाग इसके अंतर्गत आएगा। भाई कटक के सारे अवस्थित कोकोस प्लेट मध्य अमेरिका तथा प्रशांत पेटी के मध्य अवस्थित है। ये कटक क्या होता है इसको भी समझने की जरूरत है। यहाँ छोटा सा शब्द लिखा है कटक, क्योंकि कटक की मैं विस्तार से चर्चा जो करूंगा वो चर्चा करूंगा महासागर वाले चैप्टर में। देखिए अगर हम बात करते हैं कटक वो, तो कटक क्या होता है इसको थोड़ा समझते हैं। देखिए बात अगर हम करें तो ये मान लीजिए आपका विश्व का मैप है, और विश्व के मैप में अगर आप विश्व को बनाएंगे तो वहां पर अगर हम बात कर रहे हैं कटक की, तो कटक के लिए थोड़ा विश्व के मैप को बनाने की आवश्यकता बनती है। अब वो आवश्यकता को समझते हुए देखिए जरा, ये आपका उत्तरी अमेरिका हो गया, ये आपका दक्षिणी अमेरिका हो गया, ये आपका भैया अफ्रीका हो गया। ठीक, अब जरा समझे, ये जो सागर है ये एस टाइप का सागर कहा जाता है। किसको? अटलांटिक सागर को एस टाइप के सागर के नाम से जाना जाता है। यहीं पर ये कटक पाया जाता है। कटक का मतलब होता है कि समुद्र के अंदर पहाड़ों की एक श्रृंखला, तो समुद्र के अंदर पहाड़ों की एक श्रृंखला होती है, जैसे हिमालय, हिमालय की पूरी श्रृंखला को हमने नाम दे दिया हिमालय। अब इसी तरह पानी के अंदर, समुद्र के अंदर भी तो पहाड़ हैं, उन पहाड़ों की श्रृंखला की बात करेंगे तो उसको कटक कहा जाता है। तो इसमें 2 कटक पाए जाते हैं, एक कटक यहाँ पाया जाता है और दूसरा कटक इस क्षेत्र में पाया जाता है जो अफ्रीका की तरफ मूव कर जाता है। दूसरी बात करें कि दूसरे नंबर पर कौन सा महासागर है जहां पर कटक सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, तो वो सागर है आपका हिंद महासागर। इंडियन ओशियन जो है, इंडियन ओशियन में सेकंड नंबर पर सबसे ज्यादा कटक पाए जाते हैं। तो मैं मानता हूं ये कटक आप समझ गए होंगे। सुनामी की बात करें तो सुनामी क्लियर है कि सुनामी शब्द जो है वो जापान का शब्द सुनामी, इसका रियल शब्द जो बनेगा
वो क्या बनता है, सुनामी, ये मूल शब्द बनता है जिसको हम सुनामी बोलते हैं। और ये शब्द कहाँ का है, ये जापान का शब्द है, जिसका अर्थ होता है कि समुद्र के तट पर जो भयंकर तूफान लहरें आती हैं, जो नुकसान पहुंचाती है, उनको इसके अंतर्गत कहा जाता है। तो ये जापानी शब्द है। अंतः सागरीय भूकंपियों द्वारा उत्पन्न लहरों को सुनामी का दर्जा दिया जाता है। भाई सागर तली में अचानक परिवर्तन तथा अव्यवस्था के कारण सागरीय जल में विस्थापन को सुनामी का उद्भव माना जाता है। विनाशकारी सुनामी जो आता है फुकुशिमा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। अब आते हैं प्लेट विवर्तनिक की महत्वपूर्ण प्लेटों में अगर बात की जाए छोटी प्लेटों के, कि छोटी प्लेटों के अंतर्गत कौन कौन सी प्लेटें आती हैं, तो यहां पर आएगी काकोसस प्लेट। काकोसस प्लेट की बात करें तो जिसकी चर्चा अभी मैंने कटक के साथ करी थी, तो ये मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के मध्य आती है। जबकि जनका प्लेट की अगर हम बात करें तो जनका प्लेट दक्षिणी अमेरिका और प्रशांत प्लेट के मध्य आती है। अरेबियन प्लेट की बात करें तो यह अरब प्रायद्वीप के अंतर्गत आती है। फिलीपीन प्लेट की बात करें तो फिलीपींस मतलब एशिया, एशिया महाद्वीप और प्रशांत प्लेट के मध्य आएगी। और नेक्स्ट है कोरोलिन प्लेट। कोरोलिन प्लेट, फ्यूजी प्लेट, स्कोशिया प्लेट, ये कैरेबियन प्लेट, सोमाली प्लेट, तिब्बत प्लेट या न्यूगिनियन प्लेट, ये सभी प्लेटों को हम महत्वपूर्ण तौर पर देखा जाए तो छोटी प्लेटों के अंतर्गत रखते हैं। नमस्ते बेटा, नमस्ते। ठीक, क्लास के साथ जुड़े रहेंगे और एक एक बिंदु को विस्तार से समझेंगे और फिर अपने क्वेश्चनों का भी जरूर देंगे आंसर। ठीक, अब आते हैं प्लेटों का किनारा जो कहलाता है उनको विभाग। देखिए विनाशकातम प्लेटों की अगर हम बात करें तो दो प्लेटों के आमने सामने संचलन जो होता है उसको अभिसारी प्लेट के तौर पर जाना जाता है। अधिक घनत्व वाली बाहरी प्लेट हल्की प्लेट के नीचे क्षेपण करती है और इनके हलचल की वजह से ही आता है आपका भूकंप। दूसरा, रचनात्मक प्लेटों की बात करें जो रचनात्मक तौर पर बनती हैं, जैसे कि अफ्रीका की बात करें, अफ्रीका को भविष्य का महाद्वीप कहा जाता है। भाई अफ्रीका को भविष्य का महाद्वीप इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर अफ्रीका को अगर हम देखते हैं तो अफ्रीका को भविष्य का महाद्वीप इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो हिस्सा है अफ्रीका का, ये वाला जो हिस्सा है, ये हिस्सा भविष्य में अफ्रीका से क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। ये हिस्सा भविष्य में फिर अफ्रीका से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ये वाला हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा है ये अफ्रीका से अलग हो जाएगा, इसलिए इसको भविष्य का महाद्वीप कहा जाता है। यह रचनात्मक प्लेटों की लिस्ट में इसको रखा जाएगा। दो प्लेटों के विपरीत दिशाओं में संचलन के द्वारा बनता है। ये बात क्लियर है क्योंकि ये प्लेट इस तरफ संचलन कर रही है और ये वाली प्लेट इस तरफ संचलन कर रही है, तो ये दोनों प्लेटें एक दूसरे के विपरीत चलेंगी और इनके द्वारा जो एक संरचना बनेगी उसको हम एक रचनात्मक प्लेट के तौर पर जानेंगे। जैसे भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, भारत की स्थिति जहां आज हमें दिखती है मैप में, पहले वहां पर नहीं थी। उसी के अकॉर्डिंग नई भूपर्पटी का निर्माण, अपसारी प्लेट या मध्य अटलांटिक कटक इसके अंतर्गत आता है। भाई संरक्षीय प्लेट की अगर हम बात करें तो दो प्लेटों का एक दूसरे के बगल में संचलन करना, कि दो प्लेटें एक दूसरे के समानांतर चल रही हैं, तो ऐसी प्लेटों को हम क्या करेंगे, संरक्षी प्लेट के दायरे में रखते हैं। और यहाँ पर अगर हम देखें तो रूपांतरित भ्रंश का निर्माण इसी के अंतर्गत होता है। भ्रंश किसे कहा जाता है, मान लीजिए ये प्लेट है और इस प्लेट में अचानक से क्या हो जाए, घर्षण हो जाए, मिट्टी नीचे बैठ जाए, तो इसे क्या बोला जाएगा। ठीक, तो मिट्टी का अचानक बैठ जाना क्या कहलाता है बेटा, भ्रंश कहलाता है। प्लेटों का क्षय नहीं होता। और अगर दूसरी बात इंपॉर्टेंट है तो बात यहां पर आती है कि इसको हम देख सॉन एंड्रियास प्लेट के नाम से भी जाना जाता है, जो कैलिफोर्निया के अंतर्गत आती है। चलिए, अब बातों को अगर आप समझ गए हैं, बेहतर तरीके से बातों को समझा पाया था मैं, तो आप आंसर देंगे और देखते हैं कि सबसे पहले आंसर किसका आता है। पहला क्वेश्चन, महाद्वीप अलग कैसे हुए। बिहार पीसीएस प्री 2011 का यह प्रश्न है। इस प्रश्न का आंसर देंगे कि इस प्रश्न का सही और सटीक आंसर क्या होगा। ज्वालामुखी फटने से, विवर्तनिक क्रिया से, चट्टानों के वलयन भ्रंश से, या सभी। तो कौन सा ऑप्शन बनेगा, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए कि इसका सही और सटीक आंसर क्या होगा।
कौन सा ऑप्शन है कि महाद्वीप कैसे बने? जल्दी से फटाफट आंसर देंगे जी। दीप सिंह का आंसर आया डी, वेरी गुड। सभी लोग आंसर देते चलेंगे कि इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर क्या हो। देखिए, ज्वालामुखी के फटने की बात, देखो यहां बात बेटा महाद्वीपों की हो रही है, बात चट्टान की नहीं हो रही। अगर बात चट्टान की होती तो आपका ये वाला आंसर सही था कि ज्वालामुखी के फटने से बनी। भाई ज्वालामुखी के फटने से जो मैग्मा निकलता है वो मैग्मा पृथ्वी के चारों ओर फैलता है और उससे चट्टान जो बनती है उसे अग्नेय चट्टान बोला जाता है। ठीक, और ये चट्टान दो तरीके की होती है, एक आंतरिक चट्टान, एक बाहरी चट्टान। जो चट्टान बाहर फैल, जो मैग्मा बाहर फैल जाता है और शांत होने के बाद जो चट्टान बनेगी उसको मैग्मा चट्टान कहा जाए, और जो मैग्मा ज्वालामुखी के अंदर रह जाता है उसको बाहरी चट्टान, आंतरिक चट्टान के तौर पर जाना जाता है। तो ये तो गलत होगा कि डी तो नहीं मैच करेगा। अभी हम विवर्तनिक सिद्धांत पढ़ रहे हैं तो सही आंसर होगा विवर्तनिक सिद्धांत, सही और सटीक आंसर होगा। इनमें दो प्लेटों के स्वभाव तथा प्रभाव में जो अध्ययन होता है उनको इसके अंतर्गत रखा जाता है। तो सही आंसर होगा इसका बेटा बी होगा, बिल्कुल सही और सटीक आंसर। देखिए, महाद्वीपीय विवर्तनिक क्रिया परिणाम स्वरूप अलग हुए हैं। स्थल के दृढ़ भूखंड को प्लेट कहते हैं और इन प्लेटों के स्वभाव तथा प्रभाव से संबंधित अध्ययन को प्लेट विवर्तनिकी कहा जाता है। विस्तार से देखो, चीजों को समझा रहा हूं, ध्यान से समझेंगे ताकि क्वेश्चन अच्छी तरीके से आप दे पाए। भी पृथ्वी की सतह पर 7 बड़ी और कई छोटी टेक्टोनिक प्लेटें हैं। अभी मैंने आपके साथ चर्चा करी थी कि पृथ्वी में बड़ी प्लेटें कौन कौन सी हैं और छोटी छोटी प्लेटें कौन सी हैं, और यही प्लेटें एक दूसरे से अलग होकर टूट जाती है जिस कारण महाद्वीपों का निर्माण होता है। यह सिद्धांत बलित पर्वतों के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण है। अब बात आती है कि यह बलित पर्वत किसे कहा जाता है। भाई जहां भी बलित शब्द आएगा बेटा ध्यान से समझना, पूरी ज्योग्राफी में जहां भी बलित पर्वत लिखा होगा तो बलित पर्वत का मतलब होता है नवीन पर्वत। जितने भी नवीन पर्वत होते हैं पृथ्वी पर उनको बलित पर्वत के तौर पर जाना जाता है। जैसे भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो भारत में नवीन पर्वतों में हिमालय आएगा, और सबसे प्राचीन पर्वतों में, विश्व के सबसे प्राचीन पर्वतों में अगर बात करेंगे तो चर्चा करेंगे अरावली की। अगर इनके उम्र की बात करें, समय की बात करें तो हिमालय लगभग 7 करोड़ वर्ष पुराना है, जबकि अरावली लगभग आपकी 450 करोड़ वर्ष पुरानी चट्टान है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। पृथ्वी का मूलतः एक ही विशाल भूखंड था जिसे क्या कहा जाता? पृथ्वी का मूलतः एक ही विशाल भूखंड, मतलब पृथ्वी पर जो भूभाग है, भूभाग को सम्मिलित तौर पर क्या कहा जाता है? ऑप्शन है आपके सामने, पैंथालासा, पेंजिया, लॉरेंसिया या गोंडवाना लैंड। जल्दी से आंसर देंगे बेटा। वीडियो को लाइक शेयर भी करते चलेंगे और बताते चलेंगे कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। कि यूपी पीसीएस मेंस 2016 का ये प्रश्न है। तो जल्दी से बताएंगे पृथ्वी पर जितने भी भूभाग है उनको सम्मिलित तौर पर क्या बोला जाता है? जल्दी से आंसर देंगे जी बेटा। देखिए, अगर हम बात करते हैं पृथ्वी की तो पृथ्वी पर दो चीजें पाई जाएंगी। भाई एक तो पाया जाएगा स्थल, स्थल कह सकते हैं, या हम इसको भूभाग, भूखंड कह सकते हैं, एक ही बात है। दूसरा जो पाया जाएगा वह पाया जाएगा जल, या हम इसको समुद्र कह सकते हैं। तो ध्यान से समझेंगे बेटा, पृथ्वी पर जितने भी आपके कहने चाहिए जो स्थल हैं, भूखंड हैं, उनको एक नाम दिया जाता है जिनको बोला जाता है पेंजिया। क्या बोला जाता है? पेंजिया के नाम से जाना जाता है। और पृथ्वी पर जितने भी आपके स्थल जल हैं, ये महासागर हैं, उनको नाम दिया जाता है पैथालासा। उनको क्या बोला जाता है? पैथालासा। और यहां पर बात करेंगे आंसरों की तो देखिए सभी बच्चों ने दिया है आंसर, बहुत बढ़िया बेटा, बिल्कुल सही आंसर होगा पेंजिया, बी इसका बिल्कुल राइट आंसर, वेरी गुड। चलिए इसी बात पर आते हैं और व्याख्या को अब समझते हैं। भाई ये तो आपका हो गया आंसर बिल्कुल क्लियर कि आपने आंसर दिया है बी। अब जरा समझो, पृथ्वी का मूलतः एक ही विशाल भूखंड है जिसे पेंजिया कहा जाता है। आज के सभी महाद्वीप पहले एक ही भूखंड के भाग थे और उसके चारों विशाल महासागर था। भाई पृथ्वी की अगर हम संरचना की प्रारंभिक तौर पर बात करें तो ये सभी चट्टान एक जगह ऐसे इकट्ठी थी, इसको क्या बोला जाता था? पेंजिया। और चारों तरफ जो जल है इसको बोला जाता था पैथालासा। इस बड़े महाद्वीपीय खंड को पेंजिया कहा जाता था, जबकि
विशाल महासागर को पैथालासा कहा जाता। ये लगभग 250 मिलियन वर्ष पूर्व पैलीजोइक या मिसोजोइक युग में मौजूद था। पेंजिया का नाम अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीप प्रवाह के सिद्धांत के अंतर्गत दिया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट बिंदु आपको यहाँ पर है कि ये नाम किसके द्वारा दिया गया था। 1912 ईस्वी में इसकी की गई थी चर्चा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित महाद्वीपों में कौन सा गोंडवाना लैंड का भाग नहीं है। भाई गोंडवाना लैंड की बात करें तो गोंडवाना लैंड पृथ्वी का जो दक्षिणी भाग है, दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड के अंतर्गत करेंगे। तो पृथ्वी के अगर भाग की बात करते हैं तो पृथ्वी में भाई यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ आपका साउथ अमेरिका है, ये आपका अफ्रीका है, ये आपका यूरोप है, इधर आपका एशिया है, यहाँ पर आपका ऑस्ट्रेलिया है और ये आपका अंटार्कटिका है। और पृथ्वी के बीचों बीच यहाँ पर एक लाइन गुजरती है जिसको बोला जाता है इक्वेटर या भूमध्य रेखा के तौर पर जाना जाता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो पूछ रहा है कि गोंडवाना लैंड का भाग कौन सा हिस्सा नहीं है। तो ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो देखिए ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी भाग के अंतर्गत आ रहा है। अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका भी इसके अंतर्गत आ रहा है और दक्षिणी अमेरिका की बात करें तो दक्षिणी अमेरिका भी इसके अंतर्गत आ रहा है। कि उत्तरी भाग जो नॉर्थ वाला भाग होता है इसी को बोला जाता है अंगारा लैंड और जबकि दक्षिणी भाग जो होता है इसको बोला जाता है गोंडवाना लैंड। तो यहाँ पर बात आपकी बिल्कुल क्लियर है कि सर इसका जो सही आंसर होगा वो होगा उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका है इसका बिल्कुल सही और सटीक आंसर। बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। चलिए इसी बात पर आते हैं। तो आंसर आपका बिल्कुल क्लियर हो गया कि सर इसका जो आंसर होगा ये, क्यों देखिए उत्तरी अमेरिका में कौन कौन से आते हैं। वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का कोई भी हिस्सा गोंडवाना लैंड के अंतर्गत नहीं आएगा क्योंकि ये सभी के सभी हिस्से अंगारा लैंड के अंतर्गत आएंगे। और अंगारा लैंड में अगर की जाए बात तो अंगारा लैंड में कौन आता है बेटा, अंगारा लैंड में आएंगे आपके महाद्वीपों की अगर हम बात करें तो महाद्वीप में आएगा आपका उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका इसके अंतर्गत आएगा, इसके अंतर्गत आपका यूरोप आएगा और इसके अंतर्गत आपका एशिया आएगा। बाकी जो आपके बचे 4 महाद्वीप वो चारों के चारों महाद्वीप जो आएंगे वो आपके गोंडवाना लैंड के अंतर्गत आएंगे। प्रोफेसर अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार क्योंकि कार्बोनिफेरस युग में संपूर्ण स्थल भाग को पेंजिया के नाम से जाना गया और बाद में ये 2 भागों में विभक्त हो गया। जो उत्तरी भाग है उसको अंगारा लैंड और दक्षिणी भागों को गोंडवाना लैंड के नाम से जाना गया। इसके अंतर्गत अमेरिका, यूरोप और एशिया शामिल है। किसके अंतर्गत, अंगारा लैंड के अंतर्गत। जबकि गोंडवाना लैंड की बात करेंगे तो इसमें दक्षिणी अमेरिका आ जाएगा, आपका अफ्रीका आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा और आपका अंटार्कटिक महाद्वीप इसके अंतर्गत आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। देखते हैं भाई किसका आंसर सबसे पहले आएगा। मध्य प्रदेश पीसीएस प्री 2008 का प्रश्न है। तो जल्दी से देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। भारतीय प्राचीन सुपर महाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग था। इसमें वर्तमान समय का निम्न भूभाग शामिल था। कौन से भाग इसके अंतर्गत, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या उपयुक्त सभी इसके अंतर्गत आएंगे। तो जल्दी से बताएंगे कि भारत प्राचीन सुपर महाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग था। तो इसमें कौन कौन से भाग इसमें प्रारंभ में सम्मिलित थे। तो जल्दी से दीजिए इसका आंसर कि इसका सही और सटीक आंसर क्या होगा जी। भाई क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो उस समय प्रायद्वीपीय पठार पर सबसे बड़ा भाग इसके अंतर्गत आता था। तो इसका सही आंसर क्या होगा। बहुत सही बेटा, भाई राजेश का आंसर सबसे पहले आया, दीप सिंह का आंसर सबसे पहले आया। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही पहचाना, उपयुक्त सभी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। भाई दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और आपका ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ये सभी के सभी इससे किसके अंतर्गत आते हैं, ये सभी के सभी गोंडवाना लैंड के अंतर्गत आएंगे और भारत भी उसी का एक हिस्सा था और ये उस समय का सबसे बड़ा क्या था, प्रायद्वीप पठार था। तो बिल्कुल सही आंसर है आपका। तो इसका सही आंसर है डी। बहुत बढ़िया भाई, भारतीय प्राचीन सुपर महाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग था। इसमें वर्तमान समय के दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के भूभाग शामिल थे। भारत का प्रायद्वीप पठार प्राचीन गोंडवाना लैंड का भाग था। ये आर्कियनी युग की चट्टानों से निर्मित था। तो यहाँ पर एक बात और समझेंगे, इस समय की कौन सी चट्टान की बात की जा रही है,
आर्कियन युग के समय की चट्टानों की बात इसके अंतर्गत करेंगे। और क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रायद्वीप पठार का ये सबसे बड़ा भौतिक क्षेत्र था, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं और बताएंगे कि कोकस प्लेट किनके मध्य पाई जाती है। बताई थी कि भारत पृथ्वी पर छोटी प्लेटों में चर्चा करी थी और छोटी प्लेटों की बात कर रहे थे, उनमें चर्चा करी गई थी आपके साथ कोकस प्लेट की। तो जल्दी से बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट, दक्षिणी अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट, लाल सागर तथा फारस की खाड़ी, एशिया प्लेट तथा प्रशांत प्लेट, या उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो जल्दी से बताएंगे इसका सही और सटीक आंसर क्या बनेगा। जी, बिहार पीसीएस प्री 2017 का सही। तो जल्दी से आंसर देंगे बेटा कि इसका सही और सटीक आंसर क्या होगा। देखिए यहां पर अगर हम बात करें कोकस प्लेट की, तो कोकस प्लेट जो है आपका वो मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट के मध्य का जो भाग है उसको नाम दिया जाता है कोकस प्लेट। इस प्लेट के निर्माण की बात करें तो लगभग 33 मिलियन वर्ष पहले इस प्लेट का हुआ था निर्माण। तो ये बिल्कुल क्लियर बात, इसका सही आंसर क्या होगा आपका ए होगा। देखिए मैं बता रहा था इस बुक की खासियत क्या है। ये जो बुक में आप जो भी आपको मैं पढ़ा रहा हूं वो सभी कुछ इस बुक के अंदर दिया हुआ है। तो इस बुक को आप नजदीक के बुक स्टोर से जरूर खरीद सकते हैं अगर अपनी तैयारी बेहतर करना चाहते हैं। और इस बुक की खासियत यही है कि नॉलेज प्लस नाम से बेहतरीन एक पॉइंट अलग से दिया गया है जो इंपॉर्टेंट आपके लिए रहती है। तो पहले बात को समझो, देखिए इसमें क्या बेहतरीन पॉइंट आपके लिए दिए गए हैं। भाई कोकस प्लेट मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट के मध्य पाई जाती है। और यहां पर यह बात करें तो नवीनतम टेक्टोनिक प्लेट जिसका नाम कोकस द्वीप है। तो यहां पर देखिए प्लेट की बात करें तो टेक्टोनिक प्लेट है और इसी के नाम पर एक महाद्वीप है जिसको कोकस द्वीप के तौर पर जाना जाता है। इस प्लेट का निर्माण लगभग 23 मिलियन वर्ष पहले लगभग हुआ था। नजका प्लेट दक्षिणी अमेरिका प्रशांत महासागर प्लेट के मध्य स्थित है और यह प्लेट महाद्वीप सागर और महासागरीय स्थलों से मिलकर बनी है। प्लेट को 7 बड़ी और 20 लघु प्लेटों के रूप में पहचाना जाता है। मैंने अभी आपको बताया था कि 7 बड़ी प्लेटें हैं और छोटी प्लेटों की बात करें तो 20 लघु प्लेट है। और 20 लघु प्लेटों में से एक प्लेट आपकी कौन सी है, कोकस प्लेट के नाम से ये जानी जाती है। अब यहाँ पर देखिए नॉलेज प्लस कितना बेहतरीन। प्लेट दुर्बलता मंडल एक दृढ़ इकाई के रूप में क्षैतिज अवस्था में गतिशील है। क्षैतिज दिशा में कैसी है, ये गतिशील है। और प्रशांत महासागरीय प्लेट सबसे बड़ा तथा पूर्णतः महासागरीय प्लेट है। महासागरीय प्लेट बेसाल्ट से निर्मित, भार अधिक एवं मोटाई कम है। महाद्वीपीय प्लेट अपेक्षाकृत हल्की व ग्रेनाइट से निर्मित होती है। और भारतीय प्लेट और अमेरिकी प्लेट महासागरीय महाद्वीपीय प्लेट के अंतर्गत आती है। तो बिल्कुल सही आंसर दिया बेटा आपने। दीप सिंह ने आंसर दिया, राजेश ने आंसर दिया, बिल्कुल सही आंसर। ये आंसर इसका क्या है, ए है। आइए अगले प्रश्न पर। महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था। बिहार पीसीएस 2021 का प्रश्न है ये। तो देखते हैं इसका आंसर सबसे पहले कौन देगा कि यह सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। जे विल्सन के द्वारा दिया गया था, ए वैगनर के द्वारा दिया गया था, डू टॉइट के द्वारा दिया गया था, एच हेस के द्वारा दिया गया था, या इनमें से कोई नहीं है, इनमें से एक से अधिक के द्वारा यह सिद्धांत दिया गया है। तो जल्दी से आंसर देंगे कि इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर क्या है। भाई सिद्धांत की अगर हम बात करें तो ये सिद्धांत लगभग 1912 ईस्वी के आसपास दिया गया है। और इसकी चर्चा कल से मैं काफी समय से कर भी रहा हूं, कई बार आपके साथ चर्चा भी कर चुका हूं। तो देखते हैं कि सबसे पहले आंसर किस बच्चे का आएगा कि सर इसका जो आंसर है वो ये रहेगा। तो देखिए महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत की बात करें तो यह सिद्धांत जर्मनी मौसम वैज्ञानिक थे जिनका नाम था अल्फ्रेड वैगनर, उनके द्वारा दिया गया था। तो अल्फ्रेड वैगनर के द्वारा, ये कहां के वैज्ञानिक थे, ये जर्मनी के जर्मन के मौसम वैज्ञानिक थे, जर्मनी मौसम वैज्ञानिक थे जिनके द्वारा ये दिया गया था। 1912 ईस्वी में ये सिद्धांत यह विकसित किया गया था। आइए इसको व्याख्या में समझते हैं। भाई महाद्वीप बहाव का सिद्धांत वैगनर के द्वारा, तो अल्फ्रेड वैगनर पूरा इनका नाम है, इनके द्वारा दिया गया था। महत्वपूर्ण बात है कि इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है, तो इसकी जानकारी इनकी अपनी एक पुस्तक है जिस पुस्तक का नाम है
महाद्वीपों तथा महासागरों की उत्पत्ति। ये इंपॉर्टेंट है कि ये पुस्तक किसके द्वारा लिखित है, कि महाद्वीप तथा महासागरों की उत्पत्ति, तो ये भी अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा है, जिसकी चर्चा इन्होंने इस उसके अंतर्गत की है। महाद्वीप बहाव का सिद्धांत जो है 1912 में प्रतिपादित किया गया था। हैरी हेस का जो सिद्धांत है प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, ये 1962 में किया गया था। हैरी हेस का सिद्धांत भारत के परिप्रेक्ष्य में हिमालय की उत्पत्ति के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहां पर भी बात को समझेंगे। दूसरी बात कर रहे हैं भूगर्भ शास्त्री विल्सन द्वारा सर्वप्रथम प्लेट शब्द का प्रयोग किया गया था। तो प्लेट शब्द का प्रयोग विल्सन के द्वारा सर्वप्रथम किया गया, ये दूसरी बात है। आइए अगले प्रश्न पर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। आईएएस प्री 2013 का ये प्रश्न है। देखते हैं बेटा सबसे पहले कौन देगा इसका सही और सटीक आंसर। विद्युत चुंबकीय विकिरण, भूतापीय ऊर्जा, गुरुत्वीय बल, प्लेट संचलन, पृथ्वी का घूर्णन या पृथ्वी का परिक्रमण। उपरोक्त में से कौन पृथ्वी के पृष्ठ पर गतिक परिवर्तन लाने के लिए जिम्मेदार है? तो इसका सही आंसर क्या होगा, देखते हैं। सबसे पहले आंसर कौन देगा, कि इसका सही और सटीक आंसर ये रहेगा। जी ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़कर दीजिए आंसर कि इसका सही और सटीक आंसर क्या हो। गतिक परिवर्तन के लिए पूछा, पृथ्वी की गतिक परिवर्तन लाने के लिए कौन जिम्मेदार है? इनमें से कौन कौन से बिंदु हैं जो इनके लिए जिम्मेदारी के तौर पर जाने जाएंगे? तो यहां पर बात हो विद्युत चुंबकीय विकिरण, बिल्कुल विद्युत चुंबकीय विकिरण जिम्मेदार है गतिक परिवर्तन के लिए। भूतापीय ऊर्जा एनर्जी भी, गुरुत्वीय बल भी लगेगा, प्लेट संचलन भी मिलेगा। भाई गुरुत्वीय बल जब लगेगा तो प्लेट में संचलन होगा ही, प्लेटों में परिवर्तन होगा। पृथ्वी का घूर्णन भी इस पर निर्भर करेगा और पृथ्वी का परिक्रमण भी। भाई घूर्णन और परिक्रमण तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इनके द्वारा ही तो गति परिवर्तन होगा, और गति परिवर्तन में गुरुत्वीय बल, भूतापीय ऊर्जा, विद्युत चुंबकीय और प्लेट संचलन का अपना एक अलग ही महत्व है। तो यहां पर अगर हम बात करेंगे तो उपरोक्त सभी जो है इसका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही और सटीक आंसर होगा आपका डी। डी है इसका बिल्कुल राइट आंसर। तो देखिए व्याख्या में समझते हैं। भाई आंसर की बात करेंगे तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि आंसर इसका क्या है बेटा, डी है। भाई पृथ्वी के पृष्ठ पर गतिक परिवर्तन लाने में दिए गए सभी विकल्प क्या हैं, इसके लिए जिम्मेदार है। इन प्रवृत्तियों के कारण विभिन्न स्थलकृतियों का निर्माण होता है, और विद्युत चुंबकीय विकिरण वायुमंडल में कई प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। माइक्रोवेव तथा रेडियो तरंगे भी इससे प्रभावित होती हैं। भूतापीय ऊर्जा पृथ्वी की ऊपरी सतह से बिजली उत्पादन का माध्यम है। गुरुत्वीय बल पृथ्वी पर आकर्षण की गति को बनाए रखता है। ये इंपॉर्टेंट है कि आकर्षण बल को जो बनाए रखता है वो क्या है, पृथ्वी पर गुरुत्वीय बल। प्लेट संचलन पृथ्वी के भूकंपीय क्षेत्र तथा पर्वतीय स्थलों के प्रति उत्तरदायी होता है, कि प्लेटों में जो होती है हलचल परिवर्तन जो होता है। पृथ्वी का घूर्णन और परिक्रमण पृथ्वी के पृष्ठ की अनेक महत्वपूर्ण गतिविधियों को क्या करता है, प्रेरित करता है। तो इसका फिलहाल सही और सटीक आंसर होगा बेटा 1 2 3। बिल्कुल बेटा दीप सिंह, बिल्कुल सही आंसर बेटा, इसका सही और सटीक आंसर होगा आपका डी। नेक्स्ट, सही कालक्रम में इनको व्यवस्थित कीजिए। यूपी पीसीएस मेंस 2017 का ये प्रश्न है, इनको कालक्रम के आधार पर लगाना है कि सही आंसर क्या होगा। भाई पटपरा जमाव, खेतौनी जमाव, बाघोर जमाव या सिहावल जमाव। तो जल्दी से बताएंगे इसका सही और सटीक आंसर क्या होगा, जी जल्दी से बताएं। देखिए कालक्रम की बात करेंगे तो कौन सा किसके अंतर्गत आता है। जैसे सिहाल जमाव की अगर हम बात करें तो सिहावल जमाव की बात करेंगे तो चर्चा होगी निम्न पाषाण काल की। तो ये किसके समय का है, ये निम्न पाषाण काल का है। ये किसके समय का है, निम्न पुरा पाषाण काल कहा जाए, पुरा पाषाण काल के समय का है। तो ये सबसे पहले आएगा। कालक्रम की बात करूं तो निम्न पुरा पाषाण का हिस्सा क्या है, सिहावल आता है। जबकि पटवारा जमाव की अगर हम बात करेंगे तो यहां तो क्लियर हो गया कि 4 के बाद 1 आएगा और 4 के बाद 1 ये आ रहा है, तो आंसर तो इसका बी ही बनेगा, ये तो कंफर्म है। अब कालक्रम की बात करें तो निम्न पुरा पाषाण काल में आ गया सिहाव, जबकि पटवारा जमाव की बात करेंगे तो ये मध्य पाषाण काल के अंतर्गत आएगा। ये किसके अंतर्गत आएगा, ये मध्य पुरा पाषाण काल के अंतर्गत आएगा, पुरा
पाषाण काल का हिस्सा। पाषाण काल किसे कहते हैं? पाषाण का मतलब होता है पत्थर। भाई भारत में अगर हम देखें तो भारत में अगर देखें तो पत्थर का मतलब है कि वह दौर वह समय जहां पर पत्थर पाए जाते हैं। तो ये वाला जो क्षेत्र है, इस वाले क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे? इस वाले भाग को बोला जाता है पाषाण। तो जहां पर पत्थर पाए जाएंगे उस क्षेत्र को बोला जाएगा पाषाण काल। जबकि अगर हम बात करें तो आता है बाघोर जमाव। बाघोर जमाव जो होगा ये आपका उच्च पाषाण काल का हिस्सा है। ये किसका है? उच्च पुरापाषाण काल का हिस्सा इसके अंतर्गत आता है। और लास्ट वाला जो बता खैतोनी जमाव, खैतोनी जवाब की अगर हम बात करेंगे तो ये नव पाषाण काल या लघु पाषाण काल के दायरे में आएगा। तो कालक्रम के आधार पर वो सजाएंगे तो सही आंसर जो बनेगा वो आंसर बनेगा आपका बी होगा, बिल्कुल सही और सटीक आंसर। देखिए तो ये बात क्लियर हो गया कि आंसर तो इसका बी है। और इसके आंसर की बात करें तो 4 1 3 2 बिल्कुल सही है। यहाँ देखिए सिहावल जमाव, पटवरा जमाव, बाघोर जमाव और खैतोनी जमाव की अगर हम बात करें तो इनका कालक्रम देखिए निम्न पुरापाषाण काल। निम्न पुरापाषाण काल किसका है? सिहावल का। जबकि मध्य पुरापाषाण काल किसका है? तो यह है आपका पटपरा जमाव का। उच्च पुरापाषाण काल की बात करें तो ये आता है आपका वाघोर जमाव का। जबकि नवपाषाण के लघु पाषाण काल से संबंधित कौन है? आपका खैतोनी। तो यहाँ पर सही और सटीक आंसर जो बना वो आंसर है आपका बी है, बिल्कुल सही आंसर। अब आता है बल, भ्रंश और अपक्षय या अपर्दन। इसकी चर्चा हम कल की क्लास में करेंगे। क्लास कैसी लगी जरूर बताएंगे। और जो बच्चे चाहते हैं कि ये हमें मटेरियल मिल जाए जो यहाँ पढ़ाया जा रहा है तो उसके लिए आप नजदीक के बुक स्टोर से जाकर ये बुक आप खरीद सकते हैं। अरिहंत की प्रीलिम्स पॉसिबल जो सीरीज आपके लिए हम लोग चला रहे हैं, प्रीलिम्स पॉसिबल अरिहंत के द्वारा आईएएस एवं राज्य पीसीएस 250 प्लस बेहतरीन प्रश्न सॉल्व विद, आपको पता है सॉल्व कितने बेहतर तरीके से दिए जा रहे हैं। और सबसे मेन बात एरर फ्री किताब है ये। आपको भूगोल, भारत एवं विश्व का भूगोल 1990 से लेकर 2023 तक के जितने भी एग्जाम हुए हैं आपके, चाहे आईएएस में हुए हैं चाहे स्टेट एग्जाम, वो सभी प्रश्न आपको इस बुक के अंदर मिल जाएंगे। तो जो भी कुछ मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो सभी कुछ इस बुक के अंदर दिया हुआ है। तो आप नजदीक के बुक स्टोर से जाकर इस बुक को खरीदें और अपनी तैयारी को बेहतर करें। बाकी इस श्रृंखला के साथ आप जुड़े रहें। क्लास कैसी लगी अपने विचार जरूर रखें, अपने साथियों को बताएं। धन्यवाद।